हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक कल ही पढ़ा था, हमारी कल की वीडियो ही रिकॉर्ड हुई थी। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है और एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो फ्लक्स और एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यूजफुल रहेगा गॉस थ्योरम में, जब हम गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, अब जो गॉस थ्योरम है ये इसका क्या है, इसकी हमने क्या करना है, स्टेट एंड प्रूव करना है इसको। मुझे इसकी स्टेटमेंट भी देनी है और मुझे इसका प्रूफ भी देना है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट रहेगा वो आपका कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गॉस थ्योरम। अब जो ये गॉस थ्योरम है, ये गॉस थ्योरम बोलती क्या है, सबसे पहले वो बताना ये किसके बीच में रिलेशनशिप को बताती है। तो जनरली जो ये गॉस थ्योरम है, ये गॉस थ्योरम क्या करती है, इट गिव्स अस, ये हमें रिलेशनशिप देती है किसके बीच में, वो देखेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या करती है, इट गिव्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, इट गिव्स अस रिलेशनशिप, ये हमें रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसके बीच में रिलेशनशिप देती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने कल पढ़ा था। इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया। कैसा एरिया होना चाहिए, क्लोज्ड एरिया। एक क्लोज्ड एरिया से में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके बीच में रिलेशन देती है, उसके बीच में एंड द चार्ज, और किसके बीच में, चार्ज के बीच में, एंड द चार्ज present inside that closed surface। अगर मैं चाहता तो इसको मैं टाइप भी कर सकता था, लेकिन मैं टाइप नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो चाहता था मैं इसे टाइप कर सकता था। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट से पहले हमारा एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी गॉस थ्योरम है ये हमें किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है। तो बोलता है कि द गॉस थ्योरम गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में देती है रिलेशनशिप, ये देती है हमें रिलेशनशिप देती है दो चीज़ों के बीच में। एक देती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में, फाई ई के बीच में, और किसके बीच में, यहाँ पे चार्ज के बीच में। लेकिन कौन सा चार्ज और कौन सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस पे जा रही है, क्लोज सरफेस से निकल रही है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में, और जो चार्ज जो उसी क्लोज सरफेस के बीच में रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताती है। तो गॉस थ्योरम क्या करती है, हमें रिलेशनशिप बताती है, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में और चार्ज के बीच में, दोनों के बीच में क्या आती है, हमें रिलेशनशिप बताती है। ये था पहला बेसिक पॉइंट जो आपको गॉस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट इसकी आती है स्टेटमेंट, कि जो इसकी गॉस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। तो अब हम लिखने जा रहे हैं, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको भी अपने कॉपी पे ऐसे ही ऐसे लिखना है। जब आप ऐसे ऐसे लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ये मैं बता रहा हूँ, और हर चीज़ों को क्या करना है, पॉइंट्स में बना के लिखना है। अभी जो मैं 2 डेरिवेशन कराऊंगा आज आपको, मैं सिर्फ जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आपने कॉपी में करनी है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे जम्मू कश्मीर बोर्ड से हो। तो आपको क्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट की पॉइंट लिख दिया मैंने, अब हम दूसरा लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है गॉस थ्योरम की, वो इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी जो स्टेटमेंट है उसको लिखने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो मैथमेटिकली गॉस थ्योरम क्या बोलता है, वही इसकी, अगर जो मैथमेटिक्स को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँ वही क्या हो जाएगा, इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत हो सकती है। मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली जो गॉस थ्योरम है वो क्या बोलती है, वो पहले मैंने बताया रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में और चार्ज जो क्लोज सरफेस पे प्रेजेंट है उसके बीच में। तो ये गॉस थ्योरम बोलती क्या है, गॉस थ्योरम बोलती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई, फ्लक्स का बोलता है फाई ई। तो ये बोलती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से जो निकल रहा होता है, जो फ्लक्स, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, देखो 2 चीज़ों का, वो बोलता है कि कोई भी टोटल फ्लक्स जो भी किसी क्लोज सरफेस से निकल रहा होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ये इसके बराबर होता है। ये कौन बोलता है, हमारा गॉस थ्योरम बोलता है। जो मैंने ये कि फाई ई इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, इसी को अगर इंग्लिश में बनाऊँ तो स्टेटमेंट बन जाएगी। कैसे बनेगी, ध्यान से देखें आप। ठीक है,
तो यहाँ से स्टेटमेंट बनेगी। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है, तो हमने लिखना है यहाँ पे गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट गॉसिस थ्योरम states that टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल या आप बोल सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा किसी को तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, किसी क्लोज सरफेस से। इंपॉर्टेंट है, क्लोज सर्फेस होनी चाहिए, अगर ओपन सर्फेस होगी तो गॉस थ्योरम वैलिड नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू देखो इक्वल लिखा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एपिसिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एपिसिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने अपने इनिशियल लेक्चर्स में बताया हुआ है, जिन बच्चों को ये क्लियर ना हो मेरे इनिशियल लेक्चर्स जाके देख ले, जो स्टार्टिंग में जाए, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं वो देख ले, ठीक है। ये गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि ये बोलती है कि जो नेट या टोटल फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज enclosed by that closed surface, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट आ गई, ये 1 नंबर में, अगर स्टेटमेंट प्रूव आया 3 नंबर में तो 1 नंबर इसकी स्टेटमेंट होगी। और नीचे आ गया मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या होता है, जो फ्लक्स होता है फाई ई से नोट करते हैं इसको, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज विच इज एनक्लोज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, उसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेयर ये इसके, अब यहाँ से इधर इसके बाद ये है, तो यहाँ लिखना है कि वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है, परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ई की नॉट की वैल्यू वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इंपॉर्टेंट है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, तो इसके यूनिट्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो इसके यूनिट्स कहाँ निकलते हैं, मुझे पता है कि जो के और ये होते हैं आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मुझे के यूनिट्स पता हैं, कहाँ से निकलते हैं, वो एफ के फॉर्मूले से निकलते हैं के यूनिट्स। तो आपको के यूनिट्स पता हो तो इसके यूनिट्स निकल जाएंगे। ये कैसे आएगा, ये ऑब्जेक्टिव आता है, कई बार एंट्रेंस में क्वेश्चन भी आता है, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स पूछ लेते हैं, तो ये निकलेंगे आपके कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से। तो जो मेरी वीडियो है कूलम्स लॉ की, आप देखेंगे यहाँ से आपको निकल जाएंगे इसके यूनिट्स। तो इसके यूनिट्स होते क्या हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू है और इसके यूनिट्स हैं। और ये था हमारा गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ यही पार्ट हुआ है, स्टेटमेंट हुई है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ। अभी अगली स्लाइड में हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तब तक आप ये बेसिकली सबसे पहले लिखना कैसे है, पहले जो मैंने पहला पॉइंट बताया था वो लिखना है, फिर यहाँ पे हेडिंग डालनी है स्टेटमेंट की, फिर स्टेटमेंट लिखनी है, फिर नीचे हेडिंग डालनी है आपको इसकी मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट है ये लिखनी है। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि एप्सिलॉन नॉट की वेयर, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपको स्टेटमेंट हुई। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क का तब लिखेगा जब ये तीनों चीज़ें आपने लिखी होंगी, पहली लाइन लिखी होगी, दूसरा स्टेटमेंट लिखी होगी और तीसरा मैथमेटिकल फार्मूला लिखा होगा, तब जाके होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ ऐसे लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए मुझे पता है कि मुझे प्रूफ क्या करना है, वो मुझे पता होना चाहिए, दिमाग में मेरे सेट होना चाहिए कि मुझे प्रूफ क्या करना है। तो मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस पे वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज होता है। और ये चार्ज कौन सा, जो चार्ज एनक्लोज्ड होता है, एनक्लोज्ड। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लक्स भी निकालना पड़ेगा। फ्लक्स कहीं ना कहीं मुझे फ्लक्स निकालना है। तो अब जब फ्लक्स निकालना है तो मैंने कल बताया था फ्लक्स किससे कैसे निकालते हैं, किसी क्लोज सरफेस से निकालते हैं। तो मुझे एक क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी, ठीक है। उस चीज़ के लिए मैं करूँगा, मैं कंसिडर करूँगा कि मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आएगा, ठीक है, क्लियर। मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव
पॉइंट। इसलिए लिखना क्या है वो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। यहाँ पे वो कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, वो सारी कहानी लिखनी है, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो। सीबीएसई में अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर लिखोगे तो इंप्रेशन बहुत प्यारा आएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, मैं एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लूंगा, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज वो चार्ज होता है जिस पे अदर जो नेट फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, उनका कोई इंपैक्ट नहीं होता। मीन्स उस चार्ज को कोई दूसरा चार्ज ना अट्रैक्ट ना रिपेल करेगा, ना उस पर कोई टेम्परेचर चेंज होगी उस चार्ज के, ना कोई प्रेशर लग सकता है उस पर, इसलिए उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंसिडर करूँगा कि मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और इस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्फेरिकल एरिया है। मैं क्या लूँगा, इसके अराउंड क्या लूँगा, एक स्फेरिकल एरिया है वो ले लिया, ठीक है। और लेट करते हैं कि जो स्फेरिकल एरिया है ये, इसका नाम क्या दे दिया, लेकिन एस, मतलब आप लिखेंगे कंसीडर, यहाँ पे लिखेंगे आप कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या लिखोगे कि कंसीडर करो एक आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, आपको उसको कंसीडर करना है, ठीक है। कंसीडर कर लिया, फिर आपने करना है लेट एस बी द spherical surface around the charge q plus q। इसके अराउंड जो स्फेरिकल सरफेस है वो s है, एंड इट्स रेडियस इज r। और जो स्फेरिकल सरफेस है इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, r है, ठीक है। टोटल जो पूरी सरफेस जो इसके इर्द गिर्द ली उसकी नाम क्या है, s, और इसका रेडियस कितना आ गया, r, ठीक है। अब ये आ गया हमारा चार्ज, और लेट करता हूँ कि जो ये s सरफेस है, ये सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस है। कैसी सरफेस है, गॉसियन सरफेस। लेट जो s है वो मेरी क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस क्या होती है वो इसके बाद बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे लिख देना कि लेट s बी spherical Gaussian सरफेस। ये मैं जो डेरिवेशन आज करा रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, क्योंकि एक पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन ऐसे ही मेंशन करनी होती है। कोई भी डेरिवेशन आए सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। डायग्राम के लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन आएगी, ये डायग्राम इस तरफ आएगी और इसके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगी, तभी आपको जाके नंबर मिलेंगे। या तो कंस्ट्रक्शन पहले लिख लो, उसके नीचे डायग्राम बना लो, ठीक है। तो मैं लेट किया कि एस क्या है, गॉसियन सरफेस है, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, मैंने कल बताया था आपको, उसकी जो शेप होगी कैसे होगी, वो ऐसे आउटवर्ड जाएगी, ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक पॉइंट पे क्या होगी, ऐसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आउटवर्ड होगी, यहाँ से एरो के आउटवर्ड बार की तरफ, और एंड इन्फिनिटी पे होगी, और इसकी सरफेस जाएगी। कल मैंने करवाया था या परसों करवाया होगा किसी लेक्चर में, तो कल या 2 दिन पहले लेक्चर का देख लो, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो ये सरफेस है इस सरफेस से क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी हर पॉइंट पे। तो क्या होगी, हमेशा नॉर्मल होगी। क्लियर हो गया, नॉर्मल होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ कि ये टोटल सरफेस कितनी है, एस है। मैं एक छोटी सी ना एरिया एलिमेंट लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास एक क्या है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है डी एस। तो मैंने क्या किया, लेट डी एस बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो डी एस क्या है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक डी एस स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया। और हमें पता है कि जो भी एरिया एलिमेंट होगा उसका जो एरिया वेक्टर होगा, कल हमने बताया था, वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, बाहर की तरफ होता है। तो ये क्या डी एस वेक्टर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी नॉर्मल है, तो ये भी, इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो हमारा एरिया वेक्टर है उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर सेम डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। अगर एंगल 0 है इसका मतलब क्या है कि जो ई है वो पैरेलल है किसके, डी एस के। इट मीन्स कि जो ई वेक्टर है और जो एरिया वेक्टर है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। ये यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अब हमने एरिया वेक्टर लिया था, यही इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे कि मैंने क्या किया था यहाँ पे एरिया वेक्टर। मैं अगली स्लाइड इसलिए ले रहा क्योंकि ये डायग्राम आपकी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम यहाँ लिखूंगा लेट अ एरिया, लेट अ स्मॉल
एरिया एलिमेंट ds, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, नाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस सरफेस इज, इसको किसी भी सरफेस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू, वो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी KQ/R²। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये हमने पहले क्वेश्चन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, ये होता है। तो ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ/R², वेयर जो K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, चाहे इस पॉइंट पे लो चाहे इस पॉइंट पे लो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और मैंने क्या लिया था, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था ds, और वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने बता दी ये। तो ये इसके आगे क्या लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी। नाउ फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, यहाँ क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो एरिया वेक्टर है, ds वेक्टर है जो हमारा, वो पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज उनके बीच में जो एंगल थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था जो फ्लक्स है वो इसके बराबर है। अब मैं निकालूंगा स्मॉल, इस एरिया से स्मॉल फ्लक्स निकालूंगा, क्योंकि स्मॉल एरिया से स्मॉल निकलता है। टोटल निकालने के करूंगा, जो स्मॉल को इंटीग्रेट करूंगा। तो जब टोटल कैसे निकालते हैं, छोटी सी चीज़ को इंटीग्रेट मीन्स जोड़ते हैं, तो बड़ी छोटी चीज़ें जोड़ेंगे तो बड़ी चीज़ बन जाएगी, वो इसका करेंगे डेरिवेशन का फाइनल पॉइंट में। तो अब ये क्या है, पैरेलल है। नाउ अब हम क्या निकालूंगा, स्मॉल फ्लक्स निकालूंगा, इस एरिया, छोटे एरिया से स्मॉल फ्लक्स निकालूंगा। नाउ स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds वेक्टर, इस एरिया से ds से थ्रू स्मॉल एरिया ds स्मॉल एरिया से जो स्मॉल फ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी, d∅e के बराबर, d∅e। और जो स्मॉल फ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कल फार्मूला बताया था आपको, जो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर स्मॉल है, यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और ये किसके बराबर हो जाएगा, EDS cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है, 0 है, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से जो स्मॉल फ्लक्स आ जाएगा आपका, स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी EDS, तो ये निकल जाएगी स्मॉल फ्लक्स। अब मुझे करना है, ये तो स्मॉल फ्लक्स है जो इतने से एरिया से निकल रही है, अब मुझे टोटल एरिया से निकालना है। टोटल एरिया से जब फ्लक्स निकलती है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, नाउ बोलता है फॉर टोटल फ्लक्स प्लस टोटल, यही फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स, यही निकालना, बस हो गया खत्म। फॉर टोटल और नेट फ्लक्स, फॉर टोटल और नेट फ्लक्स इंटीग्रेट इक्वेशन स्टार, इसको हम स्टार मान लेते हैं, इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d∅e, इसके इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये इंटीग्रेशन और जो ये मॉडिफिकेशन एक दूसरे कट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ∅e, जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। तो इंटीग्रेशन क्या होगी, सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लिखेंगे क्योंकि ये पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेशन हो रही है ना, इसलिए एस डालेंगे। और ये क्लोज, कि क्लोज्ड पाथ है, इसके लिए इसमें ये जो एरो में इंटीग्रेशन साइन में मैंने गोल्ड डाला है क्योंकि क्लोज सरफेस, तो ये सरफेस इंटीग्रल हो गया, ठीक है। अब ये सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे हम, ठीक है। अब ये सरफेस इंटीग्रल किसके बराबर होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब जो सरफेस, ये ∅e हो जाएगा, जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये EDS के, EDS डॉट नहीं है, डॉट कट गया था हमारा, EDS बचा था खाली, EDS। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे EDS की तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन जब मार के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, E यहाँ पे आ जाएगा, तो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा किसका, DS।
जो ds एरिया एलिमेंट है उसका सरफेस, ये ds है, इतना सा एरिया है, जब इसको जोड़ेंगे इतने इतने एरिया को सारे जोड़ेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जो ई आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो इसकी इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, इसको जब जोड़ेंगे तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ द स्फीयर, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स आ जाएगा वो यहाँ से क्या निकलेगा, आ जाएगा E इंटू एरिया ऑफ स्फीयर। तो एरिया ऑफ स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। ये हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो E की वैल्यू पहले निकली थी यहाँ पे पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ E, जब वैल्यू ऑफ E पुट करेंगे यहाँ पे तो देखो क्या होगा। तो हमारे पास क्या बचा था, यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स थी वो किसके बराबर आई थी हमारी, यहाँ से हम देखेंगे टोटल फ्लक्स किसके बराबर आई थी, E इंटू πr², E इंटू πr², E इंटू पाई 4πr²। ठीक है, अब यहाँ पे करना, इस पे E की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे मुझे पता है कि जो फ्लक्स हो जाएगा वो E की वैल्यू क्या है, KQ/r², KQ/r² इंटू 4πr²। ठीक है, तो K की वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। तो ये 4π कैंसिल हो जाएगा, ये r² कैंसिल हो जाएगा, Q/E0 बचेगा। तो यहाँ से निकल जाएगा कि जो टोटल फ्लक्स आई वो किसके बराबर आई, यहाँ पे 1/ε0 यहाँ का बचा, ये बचा, और Q बचा यहाँ का। ये चीज़ होगी हमारी प्रूफ। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो टोटल फ्लक्स होता है, यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज के होता है, एंड दिस इज द गॉस थ्योरम, एंड दिस इज गॉस थ्योरम। तो ये हमने इसका प्रूव कर दिया, ये इसको स्टेटमेंट पहले कर दी थी हमने, और ये प्रूव अब कर दिया इसको। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये थी हमारी गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप देख लो एक बार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, वो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गॉस थ्योरम के बेस्ड हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 3 इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गॉस थ्योरम है, जो गॉस थ्योरम है, ठीक है, जो गॉस थ्योरम है ये वैलिड है फॉर एनी क्लोज सरफेस, इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि खाली स्फेरिकल ही शेप के लिए जो क्लोज सरफेस आप लेते हैं अगर वो स्फेरिकल हो तभी गॉस थ्योरम वैलिड है, ऐसा नहीं है। अब ये क्लोज सरफेस कैसी भी हो सकती है। अब ये जो क्लोज सरफेस है ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो है गॉस थ्योरम वैलिड है। तो इंपॉर्टेंट है क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि इफ चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, जो भी हमारी क्लोज सरफेस होगी अगर उसके अंदर, इफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज 0, अगर वो चार्ज उसके क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, 0 है, तो इसका पॉइंट, इसका मतलब क्या है, देन याद रखना अगर कोई एक क्लोज सरफेस है, ये सपोज एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, चार्ज है ही नहीं है, तो देन याद रखना इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो फ्लक्स होता है 1/ε टाइम्स द चार्ज होता है। जब चार्ज ही 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि जो चार्ज इनसाइड होता है, क्यू इनसाइड होता है या क्यू एनक्लोज होता है, जो चार्ज क्या होता है, जो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज, यहाँ पे सपोज कोई चार्ज है, ये चार्ज क्यू चार्ज, ये जो चार्ज प्रेजेंट होता है कि टोटल चार्ज जो हम लेते हैं इस फार्मूले में, किसके, ये फार्मूला जैसे हम लिखते थे फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स द क्यू एनक्लोज। तो यह याद रखना कि जो क्यू एनक्लोज होता है, जो क्यू इनसाइड या जो क्यू एनक्लोज होता है, ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल चार्जेस। किसके बराबर होता है, सम ऑफ
ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड क्लोज सरफेस, इनसाइड क्लोज सरफेस। इट मीन्स कि जो क्यू इनक्लोज होता है, जो क्यू इनक्लोज होता है यहाँ पे फार्मूले में, वो जो चार्ज होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो किसके सम होता है, ऑल द अदर चार्जेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द। सपोज ये क्यू इनक्लोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे +3 कूलम है, यहाँ पे +4 है। तो ये क्यू इनक्लोज क्या होगा, इन सभी चार्जेस का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो था हमारा गॉस थ्योरम के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था क्या होगा कि जो गॉसियन सरफेस है वो क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हमारा आता है गॉसियन सरफेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो गॉसियन सरफेस पहले डिस्कस करेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होती है। ठीक है, तो याद रखना गॉसियन सरफेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से बोलता है एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, हाइपोथेटिकल बोलता है एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस any hypothetical closed surface enclosing a charge, एक ऐसी क्लोज सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज हो, उस क्लोज सरफेस को बोला जाता है इज नोन एज गॉसियन सरफेस। बोलता है कि एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस विच इज एनक्लोजिंग सम चार्ज, विच इज हैविंग सम चार्ज इनसाइड इट, दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी। बोलता है कोई भी ऐसी इमेजिनरी सरफेस जिसके अंदर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो, तो वो जो हमारी सरफेस होती है वो होती है क्या, गॉसियन सरफेस। क्लियर। अब जो गॉसियन सरफेस है ये हमें क्या क्या हेल्प करती है, तो मैंने आपको जस्ट अभी देखा, ये हेल्प क्या करती है, इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट surface integral. It helps us to calculate surface integral of इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो सरफेस इंटीग्रल है अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालना, जब मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, जब मुझे इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना था, ये चीज़ ये जब मुझे करना था सरफेस, तो मैंने क्या किया था, इसी गॉस थ्योरम के ऊपर एक छोटा सा एरिया लिया था, उसमें से ई यहाँ पे बनाया था, ds यहाँ बनाया था, तभी जाके फ्लक्स eds cos थीटा निकला था ना। इट मीन्स कि गॉसियन सरफेस अगर नहीं होगी तो हम सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं निकाल सकते। तो यही बोल सकते हैं, ये इसकी क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ द गॉसियन सरफेस वी कैन कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अगर वो निकालनी हो मुझे, तो किसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ मैं, गॉसियन सरफेस की हेल्प से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अभी पीछे वाली स्लाइड में एक बार जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये चीज़ इसकी फाइनल स्टेटमेंट थी, ये लिखी थी मैंने। तो इसकी जो फाइनल स्टेटमेंट थी ये लिखी थी मैंने, ये ठीक है 3, हाँ ये मैंने बोला था आपको ये होता है। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds, ये बताया था मैंने, ये होता है। ठीक है, ये देखो फ्लक्स इसके बराबर है, ये बोलता है फ्लक्स इसके बराबर है। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे हम लिखेंगे, अल्टीमेटली जो एग्जैक्ट अगर हमें स्टेटमेंट जो फाइनल एक्सप्रेशन बोलूँ गॉस थ्योरम का, वो क्या बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। वो बनता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी चार्ज सरफेस से, वो 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड होता है, ये होता है। और जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, E.ds के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। तो ये स्टेटमेंट है, दिस इज द प्योर स्टेटमेंट, या यू कैन सी द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ तक तो है एग्जैक्टली, लेकिन जो ये पार्ट है, ये पार्ट हमने कल पढ़ा था, तो ये साथ जोड़ दो, क्योंकि फ्लक्स इसके बराबर है, फ्लक्स इसके बराबर है, तो आपस में दोनों बराबर हैं, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो ये था हमारा गॉस थ्योरम और उसके गॉसियन सरफेस और उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड, जो नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन, मैंने कहा था 2 डेरिवेशन करेंगे, एक तो हो गई है, अब दूसरी आई है। तो ये हम क्या करेंगे, हम कूलम्स लॉ को डिराइव करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो बोल रहे हैं डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो मुझे क्या डिड्यूस करना है, मुझे कूलम्स लॉ को निकालना है, कहाँ से, गॉस थ्योरम से।
इसलिए आप दोनों चीज़ें, आपको कूलम लॉ भी पता होना चाहिए क्या होता है और गॉस थ्योरम भी पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि जो गॉस थ्योरम होती है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड होता है। ये मुझे पता क्या होती है, गॉस थ्योरम। इट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। मीन्स इस फॉर्मूले की हेल्प लेके मुझे कूलम्स लॉ को निकालना होगा। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो फोर्स होती है दो चार्ज के बीच में, वो किसके बराबर होती है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे क्या देखा, यहाँ से देखा कि इस फार्मूले की हेल्प से मुझे ये फार्मूला डिराइव करना है। अब वो कैसे करेंगे वो भी सिंपल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसको यूज़ करना मीन्स मुझे फ्लक्स का टॉपिक यूज़ करना है। फ्लक्स यूज़ करना है तो मुझे कोई क्लोज सरफेस चाहिए। अगर क्लोज सरफेस चाहिए तो वो गॉसियन सरफेस होगी, और किसके कारण होगी, पॉइंट चार्ज के कारण होगी। तो कुछ भी करना, मुझे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए करना है, मेरे पास क्या करना है, मैंने एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लेना है जैसे पहले लिया था, और उसके इर्द गिर्द क्या कर देनी है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेनी है। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली। अब इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हर एक पॉइंट पे सेम होगी। मुझे जैसे पहले हमने निकाली थी, यहाँ पे भी ई होगी, यहाँ पे भी ई होगी, और ये क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। ये हमारा टोटल सरफेस है एस, और ये एस सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस है, पिछली डायग्राम की तरह। सेम इसमें भी क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, यहाँ से छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे ds। ठीक है, और इस ds एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, वो होगा ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ की तरफ जाएगी। और इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। ये ds वेक्टर, इसके तो यहाँ पे लिख देंगे जो थीटा है इन दोनों के बीच में कितना है, 0 है। इसका क्या मतलब है, ये लाइन लिखनी है यहाँ पे, जो ds है वो पैरेलल है es के, ई वेक्टर के। ठीक है, लिख दिया, क्लियर हो गया। तो इसलिए कहानी लिखेंगे। कहानी क्या लिखनी है, तो मुझे प्रूव करना है कूलम्स लॉ को, और मुझे हेल्प लेनी है गॉस थ्योरम की। ठीक है, कहानी लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसीडर करो, कंसीडर आ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज Q प्लस Q। ठीक है, लेट S be the Gaussian surface, S be spherical Gaussian surface of रेडियस r। तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ क्या करा, r रेडियस लिखिए। ठीक है, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर। ठीक है, ये ले दिया और एरिया एलिमेंट लिया। आल्सो लेट अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। ठीक है, क्लियर। अब फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर कि जो ds वेक्टर है ये पैरेलल है ई वेक्टर के, दैट इज जो उनके बीच में एंगल थीटा है वो किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये कहानी लिख देंगे, इतनी सी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे इससे फ्लक्स निकालेंगे, इस स्मॉल एरिया से क्या निकालेंगे, फ्लक्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्मॉल फ्लक्स डी फाई। स्मॉल लिखना तो फाई के साथ जो फ्लक्स फाई होता है, फाई ई होता है, इसका डी लगा देंगे, स्मॉल फ्लक्स हो जाएगा। तो नाउ स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया दैट इज ds एरिया से स्मॉल फ्लक्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, डी फाई ई। और जो स्मॉल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा E डॉट ds। और मुझे पता है E डॉट ds क्या होगा, EDS cos थीटा, cos 0 1 हो जाएगा, तो EDS निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। जो स्मॉल फ्लक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा EDS के बराबर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, किससे निकल जाएगा, ई के बराबर, फाई फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ से हमारा फ्लक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक है, सेम पिछली बार की तरह जो इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स किसके बराबर निकल गया, यहाँ से टोटल फ्लक्स निकल गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि सबको। ठीक है, बट
मुझे पता है अकॉर्डिंग टू, मुझे जैसे इस्तेमाल करना है इसकी हेल्प से निकाला, तो इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के मुताबिक जो टोटल फ्लक्स होता है वो तो होता है 1/ε टाइम्स द चार्ज क्यू एनक्लोज्ड। जैसे यहाँ पे क्या है 1/ε टाइम्स द क्यू है, तो ये इक्वेशन इसको 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो। यहाँ से ये फ्लक्स बोल रहा है इसके बराबर है, ये फ्लक्स बोल रहा है इसके बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करो, खत्म क्वेश्चन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स द क्यू। तो यहाँ से E किसके बराबर आ जाएगा 1/, ये नीचे जाएगा, 4πε0 इधर आ जाएगा, Q/r² आ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल जाएगी, इतनी होती है, ठीक है। लेकिन मुझे तो निकालना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, उसमें तो फोर्स होती है, तो मुझे फोर्स निकालनी है, ठीक है। अब फाइनली मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो ये फोर्स कैसे निकलती है वो देख लो आप एक बार ध्यान। तो लेट करता हूँ, ये यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ Q0। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस चार्ज का, ये चार्ज क्या करेगा, इसको यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये F फोर्स लगाएगा। अब यही तो फोर्स मुझे निकालनी है। तो ये जो फोर्स होती है कैसे निकलती है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे फार्मूला पता है वो होता है फोर्स बाई चार्ज। ये चार्ज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये फोर्स किसके बराबर निकलेगी, QE के बराबर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आती है वो किसकी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक, इसकी ऊँची इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स FE लगेगी फोर्स, वो किसके बराबर होगी, जो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है वो इनटू इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको करेंगे, तो हमारे पास फोर्स निकल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है, तो निकलेंगे, अब हम लिखेंगे फोर्स ऑन प्लस Q0 चार्ज ऑन एनी पॉइंट ऑफ S पे किसी भी जगह पे रखेंगे, जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, फोर्स, वो फोर्स नहीं किसके बराबर होगी, वो मुझे पता है, वो फोर्स होगी Q, जो सोर्स चार्ज है वो, इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सॉरी, ये फोर्स किसका होगा, जो चार्ज होगा, तो चार्ज कौन सा रखा हुआ है यहाँ पे, Q0 रखा हुआ है, ये चार्ज Q0 चार्ज इंटू E। तो E की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आ जाएगा Q0 इंटू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो देखो यही तो कूलम्स लॉ होता है। तो यहाँ से आ गया कि जो कूलम्स लॉ आ गया वो क्या आ गया, 1/4πε0 को बाहर ले लो, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू, r²। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ, ये क्या था हमारा कूलम्स लॉ। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं गॉस थ्योरम से। देखो जो ये थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स इजी होती हैं, बस देखो लास्ट कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, एक ही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, फ्लक्स, पैरेलल, θ0, इंटीग्रेशन, बस ये यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर ये दोनों डेरिवेशन आपको कैसे आएंगी, ये देखने से नहीं आएंगी। अगर इस डेरिवेशन को 3 से 5 बार अगर खुद लिखोगे समझ के, यहाँ से समझना और कॉपी में 3 बार लिखना या 5 बार लिखना, तो ये जो आपका डेरिवेशन है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और नंबर भी कैसे मिलेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है, हर एक स्टेप पे हर एक कंस्ट्रक्शन लिखनी है, एक डायग्राम के अराउंड, यहाँ θ0 बताना, ये पैरेलल बताना, सब बताना, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे स्कोर करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट होप करते हैं हम कल आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।